दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो हम सॉल्यूशन देने वाले हैं वो मॉडल पेपर का देने वाले हैं जो 2022 का है। 2022 के बोर्ड एग्जाम का गेस्ट पेपर है, उस मॉडल पेपर का टोटल सॉल्यूशन देने वाले हैं। और इस मॉडल पेपर में से अक्सर 80-90% तक पेपर फंसता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, इस मॉडल पेपर का टोटल सॉल्यूशन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि 10th क्लास का ये मॉडल पेपर, इसमें से अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपके लगभग 85-90% तक नंबर सुनिश्चित हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको पहला जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑप्शनल क्वेश्चन। अच्छा, ये टोटल इसका मैक्सिमम मार्क है 70 नंबर का। 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है जो विद्यालय से मिलता है और 70 नंबर का ये टोटल पेपर आता है। और उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ये है आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। और बाकी आगे इसमें दे रखा है टोटल एक तरफ से समझाने वाले हैं और स्टेप से समझाने वाले कि आपकी समझ में 101% आएंगे और इसी के आधार पर ही आपका बोर्ड एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि सभी कट कीजिए, यानी 6 क्वेश्चन हैं जो ऑप्शनल हैं और टोटल करने 6 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें केवल एक ही सही है। 4 ऑप्शन हैं, उसमें केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब देखिए, स्टार्ट होता है। इसका जो क पार्ट है, क पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका क पार्ट है ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ता है तभी तो ऑप्शन पे टिक सही लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो इक्वेशन दे रखा है 3x - y + 8 = 0। सबसे पहले क्या दे रखा है? 3x - y + 8 = 0 और सेकंड इक्वेशन दे रखा है 6x - ky 6x - ky अब इक्वल टू दे रखा है -16 और -16 को इधर लाएंगे तो +16 हो जाएगा = 0। अब इसमें ये कह रहा है से निरूपित रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखा है? से निरूपित रेखाएं संपाती हैं। कैसी रेखा है? संपाती। अब संपाती रेखा का मतलब क्या हो गया? अनेकल हो गया, मैनी सॉल्यूशन। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है संपाती के लिए? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इसमें अगर ये वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा 3/6 = -1/-k = 8/16। अब या तो इन दोनों से सॉल्व कर लो या इन दोनों से कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर इन दोनों से सॉल्व करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, ये भी 1/2 आएगा। तो इधर सॉल्व कर लो या इधर सॉल्व कर लो, के की वैल्यू बराबर ही आएगी। अगर इधर सॉल्व करते हैं तो 1/2 = 1/k या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो k = 2 × 1 यानी क्या आ गया? 2। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट में 1/2 दे रखा है, सेकंड में -1/2 और थर्ड में 2 दे रखा है, फोर्थ में -2। तो थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो लिख देंगे विकल्प ई, इसका नाम है ABC, सी सही है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद में इसका ख पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ये तो ख पार्ट सॉल्व हो गया। अब ख पार्ट को देखें हम। इसमें लिखा हुआ है, एक फिगर दे रखा है कि चित्र में ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत दे रखा है, इसका नाम है ABCD। ऊपर से नाम डाला है ABCD, ये आयत है और इसमें ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये इसका जो डायगोनल है 10 सेंटीमीटर दे रखा है
और इसमें पूछ रहा है कि ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें कौन सी निकालनी है? ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। और ये त्रिभुज, इस त्रिभुज पे नजर डालें ए डी सी, ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए डी सी में समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अगर हमें ये निकालना है, लंब स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये 100 हो गया, ये 64 हो गया, 36 बचेगा, यानी 6 का स्क्वायर होता है। तो सी डी इक्वल टू निकल के आया 6। आंसर सी डी 6 निकल के आया। सी डी किसके बराबर है? ए बी के। ए बी पूछ रहा था इसमें, तो ए बी कितना निकल के आया? 6। ये इसका भी सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। अब देखिए, अब इसका ग पार्ट क्या है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि बिंदुओं क्यू क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है -6,5 और आर -2,3, आर दे रखा है -2,3 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है इनका मध्य बिंदु है मध्य बिंदु P। इसको इंडिकेट किया P से, तो a/3,4 ये दे रखा है a/3,4 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उनको ऐड करके 2 से डिवाइड और सेकंड वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो मिड पॉइंट निकल आता है। तो उसके अनुसार निकाले तो -6 -2 2/2 और कॉमा 5 + 3/2। अब ध्यान देंगे, हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट वाले को इक्वल रख लेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो a/3 इक्वल टू हो जाएगा -8/2। इससे ये 4 टाइम कैंसिल, a इक्वल टू हो जाएगा -4 × 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया 12। तो a की वैल्यू निकल के आई -12। तो ये इसका जो बी विकल्प है वो सही है। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ग के बाद में घ जो क्वेश्चन है वो है sin a = 1/2, तो cot a = ज्ञात कीजिए। देखिए sin a = दे रखा है 1/2, हमें निकालना है cot a = तो इसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। cot a को अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं? cot a², ठीक है ना। और cot a² होता है 1/tan²। अंडर रूट लगाएंगे सेम टू सेम, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1/√tan²। tan² क्या होता है? tan² होता है 1 + sec², ठीक है ना। हमें वैल्यू निकालनी है cot a की। हमें अगर tan² लगाएं तो tan² 1 + sec² होगा, और sec को अगर चेंज करें तो किसमें आएगा? cos में। किसमें आएगा? cos में। लेकिन हमें sin की वैल्यू दे रखी है, तो इसको tan में चेंज नहीं करेंगे, वहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे। ये cot a² क्या होता है? cosec² -1। अब देखिए cosec होता है 1/sin, तो 1/sin² -1। अब देखिए sin a की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर -1। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, और 4 पलट के ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1, यानी √3। तो cot a की वैल्यू क्या निकल के आई? √3। इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो बी विकल्प है वो सही है। विकल्प बी सत्य है, स्मॉल बी है, ये बी सही है। अब देखिए घ के बाद में अड़।
18वां जो क्वेश्चन है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके मूल निकालने के लिए आपको क्या करना, क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 1 हो जाए, जिनका अंतर 1 आ जाए, 2 एकम 2 होंगे। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 अगेन कॉमन हो गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू 1 निकल के आएगी, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू माइनस 1/2 निकल के आएगी। यही मूल निकल के आए, इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल, आंसर। अब देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, 1 माइनस 1/2 आया है, तो ये ऑप्शन है सी, 1 माइनस 1/2। तो लिखेंगे विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में इसका जो लास्ट है वो, और के बाद में च जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, देखिए इस टाइप से, तो भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए कोई वर्ग है जिसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो वृत्त खींचे हैं हम, वृत्त खींचेंगे तो उसका व्यास भी 6 होगा, उसका व्यास भी क्या होगा 6 होगा। कितना होगा 6, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस 3 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर दिया 3 का स्क्वायर, तो 9 पाई हो गया। क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई। क्या लिखेंगे, इसका विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसके बाद में जो एक एक नंबर के हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उनको सॉल्व कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसमें कह रहा है सभी खंड कीजिए। इसमें खंड है आपके क ख ग घ, तो 4 खंड है, चारों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो पहले से इसका पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका क पार्ट, ठीक है ना। ऐसे ही डालना, सभी क्वेश्चन पे डालना है क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट, ऐसे ऐसे एक तरफ से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चित्र में DE पैरेलल BC, DE समांतर है BC के। इसमें जो चित्र दे रखा है ऐसे यहाँ पे बना दें हम, ऐसे ये चित्र बना दिया, और इसमें त्रिभुज ABC है, ये क्या है ABC, और इसमें एक समांतर रेखा DE इस टाइप से खींची गई है। अब इसमें DE पैरेलल BC दे रखा है, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और नीचे वाला दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है DE की माप ज्ञात कीजिए, इसकी DE की माप ज्ञात कीजिए। हमें DE निकालना है, यानी ये लेंथ निकालनी है। तो देखिए ये कन्फर्म है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच दी तो त्रिभुज को 2 भागों में बांट देगी, और जो दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ADE ABC के समरूप होगा। कैसा होगा, समरूप होगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ये समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं समानुपाती होती हैं, तो इनका संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे। तो इसके छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार, तो लिखेंगे इसलिए DE अपॉन बड़े त्रिभुज का आधार क्या है 10.5 इक्वल टू छोटे त्रिभुज की ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर बटे बड़े त्रिभुज की ये वाली साइड कितनी होगी 4 + 3 4 + 3, तो ये हो जाएगा DE अपॉन 10.5 इक्वल टू 4/7। तो यहां से DE निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10.5/7। इससे इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड जा रहा है, इसमें 1 टाइम जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 6.0। तो कितने सेंटीमीटर ये निकल के आए, आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो भाग है उसका आंसर हो गया।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट। देखिए ख क्या है, इसमें लिखा हुआ है 0.32, उसके ऊपर बार लगा हुआ है 0.32, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, को सरलतम भिन्न के रूप में बदलिए। इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो देखिए क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, माना x इक्वल टू, यानी इसको सरल करेंगे तो x इक्वल टू 0.32, बार लगा हुआ है तो ये बार बार आएगी 32 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया और इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तीन संख्याओं के ऊपर बार होता तो 1000 से करते, ठीक है ना। तो लिखेंगे 100 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे और गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ पे 0.2 अंक पीछे हट जाएगा, यानी 32.32 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे उतार लो, 0.3232 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको घटाने पर लिख देंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, अब 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा, 99x। 32 में से 0 हटाएंगे तो 32 ही आएगा, और पॉइंट के बाद सेम संख्याएं हैं, सेम है तो 0 0 0 0 बचेगा, यानी इनका कोई महत्व नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा 32/99। ये हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ग भाग देखते हैं। इसमें दे रखा है कि दिखाइए कि 4 टू दी पावर n के किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कैपिटल N के रूट की कोई संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है ना। 4 टू दी पावर n का संबंध किससे है, स्मॉल n का संबंध है कैपिटल N से। कैपिटल N क्या, नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू क्या हो, ये प्राकृत संख्या हो, क्या हो, प्राकृत संख्या हो, तो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे कि n इक्वल टू रखेंगे, नेचुरल नंबर रखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो देखिए 4 टू दी पावर 1 करें तो क्या होगा 4 टू दी पावर 2 करें तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 16। 4 टू दी पावर 3 करें तो 4 मल्टीप्लाई 4 64 हो गया। अब ऐसे देखिए कितने टाइम किया, 3 टाइम किया, और कर लो आप, 4 टाइम कर लो, 5 टाइम कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है ना, 256। कुल मिला के कहीं तक कर लो, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, और भी आगे कर ले फिर भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो लिख देंगे अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इस टाइप से इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में है घ पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इसका घ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर प्रकार में जो डिस्टेंस भर के आप इस टाइप से वृत्त खींच देंगे। क्या खींच देंगे, वृत्त खींच देंगे। ये इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर भर के खींचेंगे, कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि त्रिज्या के वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब जैसे यही बिंदु मान लिया P, यही बिंदु क्या मान लिया P, इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इसके जो केंद्र है उसको हम P से मिला देंगे। P से मिलाने के बाद में क्या करेंगे कि इस P पॉइंट पे OP रेखा पर 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे। 90 अंश का कोण किस टाइप से, प्रकार में कुछ दूरी भर के ऐसे आर्क खींचेंगे, इस टाइप से आर्क खींचा। यहां से पहला चाप लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, यहां से दूसरा लगा देंगे, फिर यहां से एक ऊपर लगाएंगे, यहां से एक ऊपर लगाएंगे, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई आप रेखा खींचेंगे तो ये होगी स्पर्श रेखा। क्या होगी,
स्पर्श रेखा। इस टाइप से सॉल्यूशन देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी लिखा हुआ है सभी खंड कीजिए, और इसमें 4 खंड है, क ख ग घ, इसमें 4 खंड हैं और चारों ही करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है, उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसे एक घनाकार पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, और जिसे बेलनाकार बर्तन के पानी में डालने पर बर्तन में पानी की सतह 3 सेंटीमीटर उठ जाती है। अब देखिए कोई बेलनाकार बर्तन है, ठीक है ना। इसमें पानी भरा है, मान के चलो पानी यहां तक भरा हुआ है, ये मान लिया। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें पानी भरा है। अब इसका लेवल हमने यहां तक मान लिया, और इसमें घनाकार पत्थर डाल दिया जाए, ठीक है ना। ये घनाकार पत्थर डाल दिया, तो इसमें पानी की सतह थोड़ी सी बढ़ेगी। पानी की सतह मान के चलो यहां से और यहां तक हो गई, तो इतनी सतह पानी की ऊपर उठी। ये दे रखी है सतह 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या दे रखी है? 3 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। तो जितना पानी ऊपर उठेगा वही तो उस घनाकार ब्लॉक का आयतन होगा। तो लिखेंगे घनाकार पत्थर का आयतन क्या होगा? उठे हुए पानी का आयतन इक्वल टू उठे हुए पानी का आयतन। अब देखिए घनाकार पत्थर का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल, और तीनों भुजा एक जैसी होती हैं। लेकिन इसमें दे रखा है आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, और ऊंचाई उसकी दे रखी है। तो इसमें कह रहा है कि पानी घनाकार 14 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। घनाकार जो टुकड़ा है इसमें लिखा हुआ है उस घनाकार पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो घनाकार पत्थर का आयतन क्या होगा? ऊंचाई गुणा आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू उठे हुए पानी का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की जगह पे 3.5 का स्क्वायर, एच की जगह पे 3। अब देखिए ऊंचाई h मान ली हमने, आधार का क्षेत्रफल 14 दे रखा है, ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3, इससे ये 0.5 टाइम कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये हो गया 3.5 मल्टीप्लाई 3। अगर h की वैल्यू निकालें तो 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 14, 7 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 7 से ये 0.5 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, इसका भी मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 1 16, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल अपॉन 2 का डिवाइड करेंगे तो 8.25 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर उसकी पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई निकल के आएगी। तो यह निकल के आई घनाभाकार पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई, घनाभाकार पत्थर की ऊंचाई, ठीक है ना। ये भी घनाभाकार है, घनाभाकार, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसका आंसर आ गया। इसके बाद में है इसका ख पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है
इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले बेलन का आयतन लिखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका दुगना करें तो 2 गुणा बेलन का आयतन, उसमें दुगने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां भी 2 लिख लेंगे। अब देखिए सिद्ध क्या करना है कि उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, या आर स्क्वायर था हमने आर लिखा तो मल्टीप्लाई आर और करना पड़ेगा, तो ये तो होता है वक्रपृष्ठ, ये होती है त्रिज्या, तो लिख देंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ मल्टीप्लाई त्रिज्या, यही तो हमें सिद्ध करना था। क्लियर होता है ये। इसके बाद में है ग, क्वेश्चन नंबर 3 इसका ग। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि दिखाइए कि n प्लस 1 n प्लस 2 में से केवल और केवल एक 3 से विभाज्य है, विभाज्य कम से कम इन तीनों में से कम केवल एक संख्या 3 से विभाज्य है। तो मान लेंगे कि माना n को 3 से भाग देने पर भागफल मान लिया, भागफल q मान लिया, और शेषफल मान लिया, शेषफल r मान लिया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r, 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 3 से छोटी होगी, ठीक है ना। n इक्वल टू 3q प्लस r में r की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, क्योंकि 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तो 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 और 3 से छोटी तो 2 तक लेंगे, ठीक है ना। अगर हम 0 लगाएं, r इक्वल टू 0 लगाएं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q हो जाएगी, और 1 लगाएं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1, और अगर हम 2 लगाएं तो n इक्वल टू हो जाएगी 3q प्लस 2। तो इसमें ये 3 संख्या बनी, तो पहली संख्या को जब n इक्वल टू 3q, तो स्पष्ट तया ये n इक्वल टू 3q तो 3 से विभाजित है, 3 से विभाज्य है, क्या है 3 से विभाज्य है, ये तो स्पष्ट है। जब n इक्वल टू 3q प्लस 1 हो, n इक्वल टू क्या हो 3q प्लस 1, तो इसको हम इसमें लगाएं, n इक्वल टू 3q प्लस 1 को हम इसमें लगा दें n इक्वल टू 2, तो n प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा 3q प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1 3, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा तो q प्लस 1, तो 3 जब कॉमन आ रहा है तो ये भी विभाज्य है, तो लिख देंगे अतः n प्लस 2 3 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है। अब तीसरी चीज ली हमने 3q प्लस 2, जब n इक्वल टू 3q प्लस 2 लें तो n प्लस 1 निकालें, तो n की जगह पे 3q प्लस 2 लगाएंगे और प्लस 1 ये वाला, तो 3q प्लस 3 हो गया, 3q प्लस 3, 3 कॉमन हो गया तो q प्लस 1, तो ये भी 3 फैक्ट कॉमन आ रहा है, तो ये भी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो अतः स्पष्ट है कि n प्लस 1 n प्लस 2 में कम से कम के या फिर केवल और केवल एक संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है।
अब देखिए इसका एक पार्ट और रह गया, इसमें 4 पार्ट है, क ख ग घ। कितने पार्ट है? 4। तो घ पार्ट को हम इधर किए देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का घ पार्ट। घ में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण जो उदाहरण निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। केवल हमें चेक करना है कि क्या है ये, ठीक है ना। समीकरण दे रखा है 6x - 3y + 10 = 0। 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - y + 9 = 2x - y + 9 = 0। तो a1/a2 की वैल्यू निकालें तो 6/2 हो जाएगी यानी 3। अगर b1/b2 की वैल्यू निकालें तो -3/-1 हो जाएगी। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 आ गया। तो ये भी 3 आई, ये भी 3 आई। जब पहली दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो तीसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 क्या आएगा? 10/9। तो ये तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आई तो लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है ना। तो इसके लिए रेखा कैसी होती है? समांतर। इस कंडीशन के लिए रेखा कैसी होती है? समांतर रेखाएं। तो लिख देंगे रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी लिखा हुआ है सभी खंड हल कीजिए। इसमें भी 4 खंड, कितने? 4, क ख ग घ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका क पार्ट, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 6x² - 7x - 5 = 0 को हल कीजिए। समीकरण दे रखा है 6x² - 7x - 5। 6x² - 7x - 5 = 0। इसको हमें हल करना है सूत्र का प्रयोग करके। अब देखिए सूत्र क्या होता है। पहले तो इसमें a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a = 6, b = -7 और c = -5। ठीक है ना। इसकी तुलना किससे की? इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -5। अब देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसमें वैल्यू लगा देंगे बस। -b की जगह पे -7 प्लस माइनस अंडर रूट b² की जगह पे -7² -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -5 अपॉन 2a। 2a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ये 49 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस पहली बात तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 30 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के पीछे 1 0। ठीक है ना। अपॉन ये हो गया 12। अब इसके बाद में देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का 9 आएगा, 2 4 6 आएगा। ठीक है ना। 169 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 13 का। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 13 अपॉन 12। अब देखिए अगर हम पॉजिटिव साइन ले लें, पॉजिटिव साइन ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 प्लस 13 अपॉन 12। कितना हो गया? 20 अपॉन 12। 4 से 3 टाइम कैंसिल, 4 से 5 टाइम कैंसिल, तो 5 अपॉन 3 आ जाएगा। अगर नेगेटिव साइन ले लें, नेगेटिव साइन ले लें तो x = 7 माइनस 13 अपॉन 12। तो ये -6 अपॉन 12 आएगा, तो यानी -1 अपॉन 2। ये आंसर निकल गया, एक ये। अब देखिए इसके बाद में इसका ख पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ख। देखिए इसमें लिखा हुआ है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y, तो x, y बिंदुओं 7, 1 एंड 3, 3, 5 से समदूरस्थ है। तो देखिए x, y जो बिंदु है
इसमें जो दो बिंदु दे रखे हैं उनसे समदूरस्थ है, तो x, y और 7, 1 7, 1 इसके बीच की दूरी के बीच की दूरी बराबर क्या होगी, x, y व दूसरा बिंदु दे रखा है 3, 5 3, 5 के बीच दूरी, ठीक है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का वर्ग कर दें तो लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग किया है, तो ये हो गया आपका x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। x वाले टर्म को इधर लाएंगे, y वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, x - 7 का होल स्क्वायर माइनस x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y - 5 का होल स्क्वायर माइनस y - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x - 7 प्लस x माइनस 3 ऐड कर दिए, ये दोनों सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, x - 7 माइनस x प्लस 3 हो जाएगा ये। इसी टाइप से यहाँ पे करेंगे y - 5 प्लस y - 1 y - 5 माइनस y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x प्लस x 2x हो गया, -7 - 3 -10 हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल, -4 बचेगा केवल, y प्लस y 2y और -5 - 1 -6 हो गया, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, -4 बचेगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे इतना कर सकते हैं, -4 से -4 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इसमें से 2 कॉमन तो x - 5, इसमें से 2 कॉमन y - 3, 2 से 2 x - 5 इक्वल टू y - 3, y को इधर लाएं तो x - y इक्वल टू -3 प्लस 5, यानी x - y इक्वल टू 5 - 3 2 हो जाएगा। ये संबंध निकल के आया x और y में, आंसर हो गया। अब देखिए इसका ग पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। कोई जैसे त्रिभुज बनाया हमने, क्या बनाया, ये त्रिभुज बनाया, इसका नाम है ABC और इसकी भुजा BC पर D बिंदु है, कोई क्या है, D बिंदु इस प्रकार है कि इसको मिला दें हम, तो इस प्रकार है कि ADC कोण ADC बराबर कोण BAC, ADC ये कोण इक्वल टू BAC ये कोण बराबर है, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC व त्रिभुज DAC में। अब देखिए इसमें ये चीज तो बराबर ऑलरेडी दे रखी है, त्रिभुज कोण ABC इसका BAC, कोण BAC बराबर कोण ADC, ये तो दिया है क्वेश्चन में, है ना, ऑलरेडी दिया है। अच्छा C के एंगल दोनों में ही आ रहा है, C एंगल दोनों में ही आ रहा है, तो लिख देंगे कोण ACB इक्वल टू कोण DCA, ये ओवेनिस्ट है, कैसा है, ओवेनिस्ट कोण है। अब बचे तीसरे कोण, तीसरे कोण कौन से बचे, त्रिभुज ABC में तो B एंगल बचा, कोण ABC और DCA में कौन सा होता बचा कोण DAC, ठीक है ना, इक्वल टू कोण DAC, ये स्वतः बराबर हो जाएंगे। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अच्छा तो जब तीनों कोण बराबर हो गए तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC, समरूप हो गए
ये एंगल से हो गई, बाई एंगल। अच्छा, जब समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, तो संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो CA अपॉन CA लिया हमने, क्या लिया, CA अपॉन CB, यानी इस एंगल के सामने वाली भुजा ली, इस वाले त्रिभुज के लिए CA अपॉन CB इक्वल टू CA अपॉन CB इक्वल टू CD कौन सी भुजा ली हमने, CD, ये छोटे वाले त्रिभुज का आधार। तो इसका बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा लेंगे, CA अपॉन CD अपॉन CA लेंगे। कौन सा लेंगे, CA, बड़े वाले त्रिभुज ABC का। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CA स्क्वायर इक्वल टू, CA का CA से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। यही तो हमें प्रूव करना था, CA स्क्वायर इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसका घ भाग देखिए किस टाइप से है। इसमें लिखा हुआ के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस y इक्वल टू 1 एक अद्वितीय हल हो। समीकरण लिखते हैं पहले, kx प्लस 2y इक्वल टू 5, kx प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण है 3x प्लस y इक्वल टू 1, 3x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू d1 अपॉन b2, ये लेंगे। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालें तो k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो k इक्वल टू क्या, k इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हो गया, k इज नॉट इक्वल टू 6। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कोई एक हल नहीं हो, कोई एक हल नहीं हो, यानी एक भी हल ना हो। अब कोई हल ना हो, उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएगा k अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो यहां से अगर इन दोनों से सॉल्व किया जाए तो क्या लेंगे, k अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 1 ले ले, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 दूनी 6 आंसर। या फिर इस टाइप से भी सॉल्व करते हैं कि इसको और इसको बराबर ले लें, तो k अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 1 लें, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 5 जा 15, k इज नॉट इक्वल टू -15 आंसर। इस टाइप से इसका फोर्थ पार्ट क्लियर होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC इक्वल टू थीटा। इसमें चित्र भी दे रखा है, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं। देखिए, इस टाइप से फिगर दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, इसमें इसका नाम है ABC। यहाँ पे A, यहाँ पे C और यहाँ पे B। और C जो पॉइंट है यहाँ पे राइट एंगल है, और ये जो एंगल है ये है थीटा। और इसमें ये साइड दे रखी है 29 और ये दे रखी है 21। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले इसमें थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। थर्ड साइड का मतलब ये लंब है, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, इसमें कर्ण, ये लंब है आपका और ये कर्ण है, और ये नीचे वाला आधार। अब देखिए, कर्ण क्या है इसमें 29 का स्क्वायर कर देंगे। लंब हमें निकालना है, लंब AC निकालना है, और आधार 21 का स्क्वायर लिखेंगे। 29 का स्क्वायर करें यानी 29 गुणा 29 करें तो कितना आएगा, 841। क्या आएगा, 841। AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब देखिए, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएं तो माइनस का हो जाएगा, 841 माइनस 441 बराबर AC स्क्वायर। इसमें से इसे घटाएंगे तो करेक्ट 400 बचेंगे AC स्क्वायर।
इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी 20 आएगा 400 का, इक्वल टू AC, यानी AC की वैल्यू निकल के आई 20 इकाई। ठीक है ना। अब इसमें जो दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपका, फर्स्ट पार्ट में लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो cos थीटा की वैल्यू 21 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 21 बटे 29 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए माइनस साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 20 बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और ये 841। एलसीएम हो गया 841, तो अंश जो के त्यों घटाएंगे, 441 माइनस 400, तो ये बचेगा केवल 41/841। ये आंसर निकल के आया। ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें माइनस लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट में सॉरी प्लस था, इसमें क्या था प्लस, तो प्लस करेंगे, सभी में क्या करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 441 और 400 841। इससे ये वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1। और सेकंड में माइनस है, सेकंड पार्ट में क्या है माइनस, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैलकुलेशन वही रहेगी सेम टू सेम, cos स्क्वायर थीटा यानी 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर, कैलकुलेशन वही चलेगी। 21 का स्क्वायर 441 बटे 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे 841। अब देखिए 841 इसका एलसीएम हो गया, तो 441 माइनस 400, तो केवल 41 बचेगा यहाँ पे 841। ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क भाग था, इसके दोनों पार्ट का आंसर क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का ख पार्ट दे रखा है, भाग ख, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसका भाग कौन सा है ख। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे सॉरी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या प्रकार में भरेंगे और प्रकार में भर के क्या खींच देंगे, एक वृत्त। ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इसमें एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो बाहर की तरफ यानी इस पे जो दो स्पर्श रेखाएं निकल के आए, इधर आए या कहीं भी आए, वो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो यहाँ पर जब 60 अंश का कोण होगा तो यहाँ पे कितना होगा 180 माइनस 60, तो ये निकल के आएगा 120 अंश, यानी केंद्र पर कोण होगा उनका 120 अंश। तो किसी भी त्रिज्या को आप मिला दें, जैसे ये त्रिज्या मिला दी, ये त्रिज्या मिला दी, ए बिंदु लेकर ओ से मिला दी। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 120 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे, तो प्रकार में थोड़ी सी दूरी बढ़ेंगे, इस टाइप से आर घुमाएंगे और यहाँ से पहला कट लगाएंगे 60 पे काटेगा और दूसरा 120 पे, इसको मिला देंगे। जैसे ये बी बिंदु हो गया, बी बिंदु पर काट रही है मान के चलो, ये कोण हो गया 120 अंश। अब क्या करना है, अब करना आपको बिंदु ए पर और बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींचेंगे। तो इसमें 90 अंश का कोण बनाएंगे तो प्रकार में कुछ दूरी भर के इस टाइप से चाप घुमाएंगे, यहां से पहला चाप, यहां से दूसरा चाप, और इन दोनों से आगे की तरफ दो चाप लगाएंगे। तो देखिए इस टाइप से इसको मिलाएंगे, कट पॉइंट को मिलाती हुई ऐसे लाइन खींचेंगे। इसी टाइप से इस पे 90 अंश का कोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे, तो ऐसे आर्क घुमा लिया, यहां से एक आर्क लगाएंगे, यहां से दूसरा लगाएंगे और इन दोनों से आगे की तरफ दो आर्क लगाएंगे। ठीक है ना,
तो ये जो पॉइंट आएगा इसको मिलाती हुई ऐसे लाइन खींचेंगे, ये आगे की तरफ खींचेंगे, तो ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वो P पॉइंट मान लिया, तो ये वाला कोण क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। ये 90 का बनाया था, ये भी 90 का बनाया। तो इस टाइप से इसकी रचना कंप्लीट कर देते हैं। अगर रचना के चरण की बात की जाए, अगर इसमें बोलता कि रचना के चरण भी दीजिए, तो चरण भी जैसे जैसे चित्र बनाया है वैसे इसके चरण लिख देते, ठीक है ना। अगर इसको हम प्रोटेक्टर से नापे, चांदे से नापे, तो ये 60 अंश का कोण निकल के आएगा, कंफर्म 101%, ठीक है ना। क्योंकि हमने पहले ही कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो केंद्र का कोण है वो निकाल लिया था, 120 अंश आया था, 180 में से 60 घटा के, ठीक है ना। अब इसके बाद में ग पार्ट, अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का जो भाग है ग, इसमें लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा। तो सबसे पहला काम क्या है कि कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसकी जो जीवा है AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। अब जैसे हमने मान लिया कि ये जीवा है इसकी AB, और इसके केंद्र पर कितना कोण बना रही है ये समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बना रही है ये। कितना कोण बना रही है 90 अंश का। आगे इसमें लिखा हुआ है दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो गया आपका लघुवृत्त खंड, ये कौन सा वृत्त खंड हो गया लघुवृत्त खंड, लघुवृत्त खंड, ठीक है ना। और ये वाला दीर्घवृत्त खंड हो गया दीर्घवृत्त खंड, ठीक। ये जो हमने छायांकित किया है इसके बाद में जितना भी क्षेत्र बचा ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो दोनों के क्षेत्रफल निकालने हैं। इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। अब देखिए इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब देखिए पाई की वैल्यू तो वही लगानी है, पाई की वैल्यू लगानी है 3.14। आर स्क्वायर की जगह पे क्या लगाएंगे 10 का स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 90 अंश अपॉन क्या लिख लेंगे 360। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 100 का मल्टीप्लाई करें इसमें तो पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 3.14। पॉइंट यहां से हटा देंगे क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 4। अब ये निकल के आया त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड होता है यहां से ये पूरा जो क्षेत्र है ये त्रिज्य खंड है। अगर इसमें से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो लघुवृत्त खंड का निकल आएगा, ठीक है ना। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, पॉइंट में निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28, 3 बचेंगे 34 हो जाएंगे, 4 8 32, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे तो 4 पंजे 20, ये 78.5 हो गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार OA और ऊंचाई OB, OA मल्टीप्लाई OB, तो ये हो गया 1/2। OA भी 10 है और OB ये भी 10 है। इससे ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे लघुवृत्त खंड
का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये निकाला है, त्रिभुज का ये निकाला है, तो 78.5 माइनस 50 तो कितना बचेगा 28.50, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में दे रखी है इकाई, तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात रही किसकी, ये तो लघु वृत्तखंड का निकल गया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो इसके लिए पहले वृत्तखंड का क्षेत्र, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। अब लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मैंने अभी बताया कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने 314, इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला 28.50, तो इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 और यहाँ पे 4 माइनस 8 करेंगे तो 9 कर लेंगे यहाँ पे, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5। अब देखिए 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 285.50 ये निकल के आया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में इसका जो 5वें क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है घ, क्वेश्चन नंबर 5 का घ भाग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसका भाग है घ। देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो परिवार माप, पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम है परिवार माप, परिवार माप, और सेकंड कॉलम है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। देखिए पहले दे रखा है 1, 2, 3, इसके बाद में 3 से 5 तक, 3 से 5 तक, फिर दे रखा है 5 से 7, 5 से 7, फिर 7 से 9 और 9 से 11, 9 से क्या दे रखा है 11, और सेकंड वाले कॉलम में दे रखा है 7, 8, 2, 2, 1, 7, 8, 2, 2, 1। इसमें कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बहुलक, बहुलक निकालना है इनका, ठीक है ना। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए सब परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा इस कॉलम में है, तो इस कॉलम में तो ये तो हो जाएगा F, और इसके बाद में इससे पहले वाला ये होगा F1, F2, ठीक है ना। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है और बाद वाली होती है F2, और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी थी 8, इसके सामने का जो आंकड़ा दे रखा है, वर्गांतर दे रखा है, इसकी जो निम्न सीमा है ये होती है N, ठीक है ना। और H की बात करें तो H क्या होता है, इनका अंतर, जैसे 3 और 1 का अंतर क्या होगा 2, 5 और 3 का अंतर 2, तो H की वैल्यू क्या निकल के आएगी
2। और बहुलक का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। एल की वैल्यू क्या लगाएंगे 3, एफ की वैल्यू क्या है 8, माइनस F1 की वैल्यू 7, 2F तो 2 गुणा 8 माइनस F1 माइनस F2 तो F1 कितना है 7 और F2 कितना है 2। H की जगह पे क्या लगाएंगे 2। 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, ये हो गया 8 दूनी 16, 16 में से क्या घटाएंगे 9, 16 माइनस 9 गुणा 2। 3 प्लस ये हो गया 1 अपॉन 16 में से 9 घटाएंगे 7 गुणा 2, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 2 बटे 7। 3 प्लस अब 2 में 7 का भाग है तो 2 में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा आपका पॉइंट लगाएंगे तो 0.7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 2 56, ठीक है ना। यही तक निकाल दो तो ये हो गया 3.28, ये निकल के आया बहुलक। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इसमें भी खंड कितने हैं क ख ग घ, 4 खंड हैं और इसमें लिखा हुआ सभी खंड हल कीजिए, सभी खंड करने हैं, ठीक है ना। तो इसका पहला है क्वेश्चन नंबर 6, इसका भाग क। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोलीय आधार पर समान आधार त्रिज्या के एक शंकु को रखकर बनाया गया है। तो अर्धगोले पर क्या रखा है, एक शंकु रखा गया है, ठीक है ना। चित्र बनाएंगे तो इस टाइप से बनाएंगे, पहले अर्धगोला बनाएंगे और इस पर रखा गया है एक शंकु, क्या रखा गया है शंकु, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने को बनाने में लगी लकड़ी का कुल आयतन 166 सही 5/6 सेंटीमीटर क्यूब है। खिलौने की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी OA बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। अच्छा, ऊंचाई की शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये h मान ली, ठीक है ना। तो इसका ठोस का आयतन हमें दे रखा है, आयतन दे रखा है तो आयतन को ही निकालेंगे। देखिए किस टाइप से निकालेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन निकालेंगे तो इक्वल टू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, प्लस अर्धगोले का आयतन। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 1/3 पाई r की जगह पे 3.5 का स्क्वायर, h हमें निकालना है, प्लस 2/3 पाई r की जगह पे 3.5 का होल क्यूब। ये दे भी रखा है, कितना दे रखा है ये 166 सही 5/6, 166 सही 5/6। अब देखिए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें से कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/3 कॉमन दिखाई दे रहा है, पाई कॉमन दिखाई दे रहा है, 3.5 का स्क्वायर भी कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहां से केवल h बचेगा और यहां से 2 बचेगा और यहां से 3.5 भी बचेगा, इक्वल टू इसको साधारण भिन्न में बदलें तो 6 का गुणा 6 से करेंगे 36, 36 और 5 41 हो गया। अब फिर 6 का 6 से करेंगे तो 36 और हासिल वाले 4 तो कितने हो जाएंगे 36 और 4 40, हासिल के फिर 4 हो जाएंगे, 4 6 एकन 6, 6 और 4 10/6, ये हो जाएगा। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो भाग लगेगा, h प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.0 बराबर, ये हो गया 1001/6। इसे इधर 3 का गुणा हो जाएगा और पाई का भाग लगेगा और 3.5 गुणा 3.5। अब देखिए कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं,
3 से ये 2 बार कटेगा, करेक्ट। ये हो गया 1001 बटे पाई की वैल्यू 2, 22 बटे 7, 7 ऊपर पहुंचेगा, गुणा 3.5 गुणा 3.5। देखिए 7 से ये कट जाएगा 0.5 बार, ठीक है ना। अब देखिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं तो ऊपर तो 1001 ही रहेगा, बटे 0.5 का 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 1.0 हो गया। और ये 1.0 लिखो या मत लिखो, ये 22 गुणा 3.5। अब देखिए ये हो गया 1001 बटे 35 दूनी 70 के लिए 0, 35 दूनी 70 और 7 77, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो ये हो गया 1001 बटे 77। अब देखिए 7 से काटपीट 11 से हो सकती है, 11 से करेंगे तो 11 से घट जाएगा, 11 से 7 बार और 11 9 99, एक बचेगा 11 एकम 7 से ये 13 7 91, 13 बार घट जाएगा तो ये निकल के आया 13, यानी 8 + 7 = 38, या h की वैल्यू निकालें तो 13 - 7, ठीक है ना। तो कितनी निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या निकल के आई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद में इसका भाग ख, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ख पार्ट जो दे रखा है वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 है तो F1 और F2 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। F1 और F2 के मान ज्ञात करने बारंबारताओं का कुल योगफल 200 है। तो देखिए हम टेबल बनाए तो टेबल देखिए इस टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें x दे रखा है, x के बाद में f दे रखा है, ठीक है ना। x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 46 f1 f2, 46 f1 f2, 25 10 and 5, ठीक है ना। और बारंबारताओं का टोटल दे रखा है यहाँ पे 200 दे रखा है 200। अब देखिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, इसका बनाना पड़ेगा f गुणा x का, f गुणा x का। तो इसका गुणा करके लिखेंगे, इसका 0 में गुणा करेंगे 0, f1 का 1 में करेंगे तो f1, f2 का 2 से करेंगे तो 2f2, 25 का 3 से करेंगे तो 75, 10 का 4 से करेंगे 40, 5 का 5 से करेंगे तो 25। इसका टोटल निकालें तो इसको और इसको तो इन दोनों को छोड़ दिए, बाकी को टोटल करेंगे 25 और 75 और 25 140 हो गया। ये हो गया 140 प्लस f1 प्लस 2f2। अब देखिए माध्य निकालें, माध्य तो माध्य होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। देखिए ये दे रखा है, माध्य दे भी रखा है, कितना दे रखा है 1.46, 1.46, ठीक है ना। अब सिग्मा fx क्या है, सिग्मा fx ये निकाला है हमने 140 प्लस f1 प्लस 2f2, सिग्मा f कितना है 200 बराबर 1.46, 140 प्लस f1 प्लस 2f2, 200 का गुणा इधर करेंगे तो देखिए 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, गुणा कर दो सादा 2 का, 2 से 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, 140 को इधर ले जाएंगे तो f1 प्लस 2f2 इक्वल टू हो जाएगा 292 माइनस 140, f1 प्लस 2f2 इक्वल टू हो गया, घटाएंगे तो 2 के 2, 9 में से 4 के 5, 2 में से 1 गया तो 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है, इसका टोटल 200 दे रखा है, वैसे टोटल करें हम तो 25 और 5 30 और 10 40, 40 में 46 जोड़ेंगे 86, तो इसका टोटल होगा 86 प्लस f1 प्लस f2 बराबर ये दे रखा है 200। तो f1 प्लस f2 क्या निकल के आएगा 200 माइनस 86,
ठीक है ना। क्या निकल के आएगा 200 माइनस 86 घटाएंगे तो कितना बचेगा 114। कितना आएगा 114 यानी F1 प्लस F2 क्या निकल के आया 114। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को इसके नीचे उतारना है तो F1 प्लस 2F2 बराबर 152। घटाने पर कट जाएगा ये, घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। F2 माइनस 2F2 माइनस F2 बचेगा। क्या बचेगा माइनस F2 इक्वल टू। अब देखिए 152 में से 114 घटाइए तभी तो माइनस का बचेगा, ठीक है ना। तो 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे और यहां से बचेंगे 3 तो माइनस 38। तो F2 की माइनस से माइनस कैंसिल, F2 की वैल्यू कितनी निकल के आई 38। इसको समीकरण 1 में लगा दो। इसको समीकरण इस यहाँ पे किए देते हैं, इसको लिखेंगे F2 बराबर 38 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रख दो, दो और इजी है। F1 प्लस F2 बराबर 114। तो F1 प्लस F2 की जगह पे 38 बराबर 114। तो F1 निकल के आएगा 114 माइनस 38। घटाइए 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। तो F1 की वैल्यू 76 निकल के आई और F2 की वैल्यू ये 38 निकल के आई। आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो भाग है वो है तीसरा यानी ग। देखिए ये किस टाइप से है क्वेश्चन नंबर 6 का ग भाग। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है तथा हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण निकाय दे रखा है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन दे रखा है 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए पहले तो हमें यह चेक करना है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है या नहीं। तो उसके लिए देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 6 हो जाएगा। 2 से 1 टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल। अब b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपॉन 5। तो पहली दोनों वैल्यू बराबर नहीं आई तो लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इसलिए समीकरण का एक हल है। एक हल है यानी समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ये कंफर्म हो गया कि एक अद्वितीय हल है। अब इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने की 3 विधि है। तीन विधि कौन सी? प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। ठीक है ना। तुलनात्मक विधि तुम्हारे उसमें सिलेबस में है नहीं। तो इसको सबसे आसान विधि कौन सी पड़ती है? विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहला काम क्या है कि या तो y को बराबर करें या x को। देखिए x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे? 3 से कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 21। इसके नीचे इक्वेशन सेकंड को उतार लो। 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। अब देखिए ये घटाने पर लिखेंगे। किस पर लिखेंगे? घटाने पर। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 5 क्या हो गया? 4y। 21 में से 11 घटाएंगे 10। 21 में से 11 घटाएंगे तो 10 बचेंगे। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 10/4 यानी 5/2। ठीक है ना। अब देखिए y की वैल्यू को समीकरण 1 में लगा दो। किसमें लगाएंगे? समीकरण 1 में। तो देखिए किस टाइप से लगाएंगे। 2x प्लस 3y की जगह पे 5/2 इक्वल टू 7 या 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस ये 5 थी 15/2 माइनस का हो जाएगा इधर लाने पे
इसका एलसीएम हो गया 2, 2 7 14 माइनस 15, तो ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस 1/2, x इक्वल टू माइनस 1/4, x की वैल्यू माइनस 1/4 निकल के आई और y की वैल्यू क्या निकल के आई 5/2, ठीक है ना। अब देखिए अपने आंसर को ऐसे सवालों में कैसे चेक करते हैं। आंसर को चेक करें तो x की वैल्यू माइनस 1/4 लगाएंगे, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो माइनस 1/2 हो गया। और y की वैल्यू 5/2 लगाएं तो ये हो गया 15/2। अब 15 में से 1 घटाएंगे 14/2, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 7। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर सही है। अब इसका आगे वाला जो पार्ट है, इसका निम्न के समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, जो घ है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इसका घ। इसमें लिखा हुआ है 1/x + 4, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7, 1/x - 7 इक्वल टू 11/30, 11/30। तो इसमें क्या करना है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में x - 7, x - 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x - 7 और -1 का इधर करेंगे तो -x - 4 हो जाएगा इक्वल टू 11/30। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 7 4 माइनस का हो गया 11, इनका मल्टीप्लाई करें तो x² - 7x + 4x - 28 इक्वल टू 11/30। इससे ये 1 टाइम कैंसिल होंगे, 1 टाइम। इसको ये हो गया आपका -1/x², माइनस के 3x बचेंगे -28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 28 इक्वल टू -30। -30 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो x² - 3x - 28 + 30 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x² - 3x प्लस का 2 इक्वल टू, अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका टोटल 3 हो जाए, तो 2 बन जाए 2 यानी 2 × 2, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 1x + 2 बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -2 बचेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन, x - 2 बचेगा। x - 2 दोबारा कॉमन हो गया, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू निकालें तो 2 निकल के आएगी, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू 1 निकल के आएगी। यही इसके मूल हैं, आंसर। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे इसमें 7वां क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए। इसमें खंड तो 2 है, खंड कितने, क और ख, लेकिन क में जो सवाल दे रखा है उसके अथवा में एक और सवाल दे रखा है, ऐसे ख में जो सवाल दे रखा है उसके अथवा में दे रखा है। यानी 4 सवालों में से आपको 2 सवाल करने हैं, ठीक है ना। पहले दोनों में से एक करना है और दूसरे दोनों में से एक करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसका क भाग जो है वो क्या दे रखा है उसे देखिए। ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2, ठीक है ना। अगर ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो सवाल दे रखा है, इसमें लिखा हुआ एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी है 300 मीटर। 2 मकानों के बीच की दूरी क्या है, 300 मीटर। जैसे यहाँ पे ये 2 मकान मान लिए, मकान ए और मकान बी, इनके बीच की दूरी क्या है, 300 मीटर, ठीक है ना। वायुयान उड़ रहा है मान लो इनके ऊपर। अब इसमें आगे देखिए सवाल में जो दे रखा है उसे देखते हैं। यदि किसी समय वायुयान से एक ही दिशा में दोनों मकानों के अवनमन कोण, तो इसका मतलब वायुयान थोड़ा इस साइड में है, यहाँ पे उड़ रहा है, तो एक ही साइड में पड़ रहा है ये मकान। इसके जो अवनमन कोण है वो दे रखे हैं
ये अवनवन कोण इस टाइप से बनेंगे, एक तो ये और एक ये, दो अवनवन कोण बनेंगे। ये दे रखे हैं 45 अंश और 60 अंश, तो छोटे वाला तो 45 का और बड़े वाला 60 डिग्री का। ये अवनवन कोण 45 और 60 अंश दे रखे हैं। तो ज्ञात कीजिए कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो वायुयान की ऊंचाई तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये होगी। इसको चित्र को पूरा करेंगे तो इस टाइप से होगा। यहाँ पे सी पॉइंट डाल देंगे ABC, इसको D डाल देंगे, इस पे X डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिख देंगे माना A, B दो मकान हैं, दो मकान हैं, ठीक है ना। और D क्या है, वायुयान, वायुयान है। अब देखिए थोड़ा सा ये लैंग्वेज लिखने के बाद में अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये कोण 45 अंश का है, ठीक है ना, और ये वाला कितने अंश का है, 60 अंश का, ठीक है ना। तो इस लाइन वाला कोण 60 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। इस लाइन वाला कोण 45 का है, तो ये कोण कितना होगा, 45 अंश का। यानी अवनवन कोण इक्वल टू क्या होता है, उन्नयन कोण, ठीक है ना। तो लिख देंगे कोण CAD इक्वल टू 45 अंश, कोण CBD इक्वल टू 60 अंश, ये भी लिख देंगे। इसके बाद में ये मान लो कि माना वायुयान H ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर, H, तो लिख देंगे माना वायुयान H ऊंचाई पर उड़ रहा है, उड़ रहा है, ये मान लिया। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से H/BC इक्वल टू लंब बटे आधार हो गया। लंब बटे आधार क्या होता है, tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से H इक्वल टू हो गया √3BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ले लेंगे त्रिभुज ACD से, ACD से लेंगे तो H/AC, तो वही लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan 45 अंश। अब देखिए H/AC की जगह पे लगाएंगे 300 प्लस BC, 300 प्लस BC, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, या H बराबर हो जाएगा 300 प्लस BC, ठीक है ना। 300 प्लस BC हो गया, समीकरण हो गया 2। हमें वायुयान की ऊंचाई निकालनी है, तो BC की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 से इससे निकाल लें या इससे निकाल लें, और एक दूसरे में रख देंगे। इससे निकालेंगे तो इसमें रख देंगे, इससे निकालेंगे तो इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से BC बराबर हो जाएगा H - 300, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है, H इक्वल टू √3, BC की जगह पे क्या रखेंगे, H - 300, ठीक है ना। तो ये हो गया H इक्वल टू, इसका गुणा करें तो √3H - 300 √3, इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा H - √3H इक्वल टू -300 √3। इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो √3H प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा H इक्वल टू -300 माइनस से माइनस कैंसिल, H भी कॉमन ले लो तो √3 - 1 इक्वल टू 300 √3। यहां से H की वैल्यू निकालेंगे 300 √3 √3 - 1। अब देखिए कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए नीचे से अंडर हटाएंगे। नीचे से अंडर हटाने के लिए √3 + 1 का ऊपर गुणा करेंगे, √3 + 1 का नीचे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस संख्या लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 300 √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 300 गुणा 3, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 √3। अब देखिए अपॉन में a + b, a - b, a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए इसमें से ये तो 900 हो गया, क्या हो गया 900 + 300 √3, नीचे हो गया 2,
ऊपर वाले में से 300 कॉमन दिखाई दे रहा है, 300 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 300 का 900 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस √3 अपॉन में 2, इससे ये कट जाएगा 150 बार, तो 150 3 प्लस √3, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है, तो √3 की भी वैल्यू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 150 3 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हो गया आपका 150, 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 4.732। अब देखिए गुणा कर दो, तो 0 तो जो की त्यों आएगी। अब 15 दूनी 30, आंसू के 3 15 दी 45 और 3 48, आंसू 4 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 और 4 109, आंसू के 10 15 जब 60 60 और 10 70, 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 709.8 मीटर की ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए अब इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, जैसे इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, या तो क को कर दो, क के अथवा में एक और क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है बिंदुओं 6, 0, -6, 3, -7, 3, से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसके वृत्त का केंद्र निकालेंगे, तो इसके लिए हिंट ये देता हूं, वैसे इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, तो हिंट के लिए आप एक वृत्त है और वृत्त जैसे ये खींच लिया, इस पर 3 बिंदु हैं A, B, C, ठीक है ना, इसका केंद्र O है, तो A, B, C इसके तीनों पॉइंट दे रखे हैं 6, -6, पहला पॉइंट दे रखा है 6, -6 और दूसरा दे रखा है 3, -7, 3, -7 और थर्ड पॉइंट दे रखा है 3, 3। अब हमें केंद्र के निर्देशांक निकालने। अब जैसे केंद्र के निर्देशांक x, y मान लें या h, k मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये जो दूरी होंगी OA, OB और OC, OA, OB, OC, ये तीनों दूरी क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? OA = OB, ठीक है ना, = OC। तो इनसे 3 समीकरण बना लेंगे, 3 समीकरण बना के और तीनों से h और k में समीकरण बनेंगे, उनको सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस टाइप से इसका केंद्र निकल आएगा। अब इसमें से चूंकि दोनों में से एक ही पार्ट करना है, तो एक हमने सॉल्यूशन दे दिया और दूसरे का हिंट कर दिया, निकाल सकते हैं। अब देखिए 7वें का ख पार्ट, ख में देखिए फर्स्ट और इसके अथवा में ये नीचे वाला दे रखा है, तो पहले को ये दे देते हैं और दूसरा भी कर देंगे, उसमें हिंट दे देंगे, ठीक है ना। इसमें जब ख में दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा के, जैसे ये BC भुजा है, क्या है ये BC भुजा है, इसके समांतर ऐसे रेखा खींची जाए, ये रेखा खींची जाए जो 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। अन्य 2 भुजाएं यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आएगा। जैसे इनका नाम डाल दिया D और E, तो लिखेंगे माना DE पैरेलल BC, ये खींची हमने, ठीक है ना। जब समांतर खींची तो लिखेंगे त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A ओवेनिस्ट होगा, कैसा होगा? ओवेनिस्ट कोण होगा, ठीक है ना। कोण ADE बराबर कोण होगा ABC, क्योंकि ये कैसे संगत कोण, और AED कोण AED बराबर कोण होगा ACB, ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है, ठीक है ना, संगत कोण। इस वजह से बराबर होंगे। जब 2 त्रिभुजों के तीनों कोण संगत आपस में बराबर हैं, तो समरूप त्रिभुज होंगे ये दोनों, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, और समरूप हो गए ये दोनों त्रिभुज बाई AA से।
जब समरूप त्रिभुज हो गए तो समरूप त्रिभुजों की एक प्रमेय होती है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए लिख देंगे AD अपॉन DB, सॉरी AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है ना, हमें इन दोनों पार्ट का रेशियो और इनका रेशियो इक्वल लाना है, तो लिखेंगे AD अपॉन AB की जगह पे AD प्लस DB, AD प्लस DB इक्वल टू AE अपॉन AC की जगह पे AE प्लस EC। ठीक है ना, या इसको पलट के लिख दें, तो AD प्लस DB अपॉन AD इक्वल टू क्या होगा AE प्लस EC अपॉन AE। अब इसका अलग अलग डिवाइड कर दें, तो AD का AD में करेंगे तो 1 प्लस DB अपॉन AD इक्वल टू इसका डिवाइड इसमें करेंगे 1 प्लस EC अपॉन AE। अब देखिए 1 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या निकल के आएगा DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। ये प्रूव हो गया आपका, यही तो प्रूव करना था कि इनका जो अनुपात आएगा वो आपस में बराबर आएगा। अब देखिए इसके बाद में इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, अथवा वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं, यानी बेलन के दोनों सिरों में, अथवा वाले में बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हैं, अर्धगोले लगे हुए हैं, जैसे इस टाइप से और इस टाइप से अर्धगोले लगे हुए हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है इस ठोस बेलन की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, टोटल लंबाई कितनी है 19 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब आगे 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। अब देखिए व्यास 7 है तो ये 3.5 हो जाएगी त्रिज्या, 3.5 ये होगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी 3.5 होगी। ठीक है ना, तो 3.5 ये कम होगी, 3.5 ये कम होगी, 7 कम हो जाएगी -7, तो कितनी बचेगी 12, यानी बेलन की जो लंबाई है कितनी बचेगी 12। अब देखिए इसमें कह रहा है कि यदि इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, पाई की वैल्यू 22 साफ लेनी है, तो इसका आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला एक पूरा गोला हो जाएगा, पूरे गोले का आयतन। ठीक है ना, इसका आयतन निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 ग्राम का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 4.5 ग्राम, मल्टीप्लाई करके इसका भार निकल आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका टोटल सॉल्यूशन बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, तो इस वजह से अथवा वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।